स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। बेटा, पहले पार्ट में मैंने 33 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा दिया था। 34वें क्वेश्चन से आगे अब हम देखेंगे। ये कहता है 34वें प्रश्न में कि समानांतर चतुर्भुज FIST में कोण SFT, देखो भाई SFT यानी कि ये वाला कोण हमने निकालना है, OST यानी कि ये वाला कोण हमने निकालना है OST, और STO यानी कि ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पर इतना ही समझाया जा सकेगा। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बड़ा ही साधारण सा नियम होता है कि जब दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को के पैरेलल हैं और उनको तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है भाई, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है क्योंकि ये हमारा एकांतर कोण होता है। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं पर्पल कलर से समानांतर रेखाएं खींचूं तो ये दोनों तो समानांतर हैं, और बेटा ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण OT, ये क्या नाम है, फिस्ट है ना, तो कोण OIF बराबर हो जाएगा कोण STI के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर देख लो, मैं एरो लगा के बता रही हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये T पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 35 डिग्री का। ठीक है, तो एक भाग तो आ गया हमारा। अब ये कोण 35 डिग्री का हो गया। अब आगे बढ़ो, अब ध्यान देना भाई, ये तो 35 का आ चुका है। अब एक बार इसको देखो, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 110 का है, तो इसके बगल में जो ये एंगल बचता है ये कितने का हो जाएगा? 70 का, क्योंकि ये पूरा जो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ ये 180 का है, और 180 में से 110 के भाई एंगल FOS कितने डिग्री का हुआ? FOS 180 डिग्री का हुआ, जिसमें से ये वाला कोण 110 डिग्री का है। तो ये वाला जो SOT है वो 180 में से 110 घटाओगे तो कितने डिग्री का बच जाएगा? 70 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये वाला कितने का हो गया? 70 का। ये वाला मैंने अभी भी तुम्हें बता ही दिया, 35 का। ये पूरा त्रिभुज ले लो SOT, इसके दो कोण पता लग चुके हैं, तो ये तीसरा कोण जो S पे बन रहा है वो कितना आ जाएगा? 180 में से 70 और 35 का जोड़ घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 70 और 35 का जोड़ 105 आएगा, तो 180 में से 105 गए तो कितना बच जाएगा? 75 डिग्री। तो ये वाला कोण आ जाएगा 75 डिग्री। अब इसने कौन कौन से पूछे हैं? SFT पूछा है, तो भाई SFT पे और आ जाओ। अब आप ये कितने डिग्री का हो जाएगा भाई? फिर से वो समानांतर रेखाओं पे आ जाओ। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये कोण, ठीक है, तो ये वाला भाई, ये इधर वाला देखो, मैं एरो से बताती हूँ, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। तो अब हमें लेफ़्ट वाला ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकालोगे? देखो मेरी बात सुनो, ये आ गया था 70 डिग्री, ये हमारा आ गया था 35 डिग्री, और ये मेरा अभी आया है 75 डिग्री। अब ये पूरा कोण 35 और 25 को जोड़ो तो कितना है? 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 डिग्री। तो ये वाला पूरा कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोण, दो एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोणों का योग 180 होता है। अब ये हिस्सा 75 का है, तो ये कितने का बच गया? 105 का। ठीक है, तो मेरा जो ये वाला एंगल है ये बच गया 105 का, तो ये वाला भी कितने का आ जाएगा? 105 का। मैं जल्दी से एक बार पूरा फिर से रिवाइज आपको करा देती हूँ। देखो SFT बताना है, ये बताना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। SFT तक जाने से पहले मुझे इस पे आना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले देखो, मैंने जो शुरू किया था वही समझना पड़ेगा। ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो जो ये वाला एंगल है ये मेरा कितना आ रहा है? 35 डिग्री। अब मुझे ये निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे फिर ये सेंटर वाला एंगल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये कितना आ जाएगा? 70, और त्रिभुज के कोणों का यूज़ करके ये वाला आ जाएगा 75 डिग्री।
यहाँ तक समझना ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये 35 आ गया, ये हमारा एक उत्तर आ गया, ये 75 आ गया, ये दूसरा उत्तर आ गया। अब हमें ये निकालना है, उसके लिए इसको देखो, ये पूरा कितने का हो गया, 60 का, तो ये पूरा 180 में से 60 घटा दो 120 का। अब उस 120 में से ये इतना 75 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, इसको कर लो, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 7 गए 4, तो ये वाला 45 डिग्री का आया। तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। रचना वाला एक बच्चे ने कहा था कि मैम नोटबुक पे करा दो, तो बेटा मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं अभी नोटबुक पर करवा नहीं सकती, तो ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें MI 3.5 सेंटीमीटर है आपका। तो आपने एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेनी है और ऐसे खींच देनी है, जिसका नाम आपने MI रखना है 3.5 सेंटीमीटर फुटे से। ठीक है, अब IS 6.5 सेंटीमीटर। और अब एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आई पे 105 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे आप डी रखना, और डी रख के, बल्कि डी ही रखना, डी की सहायता से ये बना देना 105 डिग्री का कोण यहाँ पर। और फिर इस वाले रेखाखंड को आपने 6.5 सेंटीमीटर काटना है, जिसके लिए आपने इस आई पर कंपास रखना है, 6.5 सेंटीमीटर नापना और यहाँ कट कर देना है, तो ये एस बिंदु आ जाएगा। अब एस पे आपने 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो अभी एस पर डी रखो और फिर ऐसे 120 डिग्री का कोण बना दो। और अब हमारी अगला जो दे रखा है वो एम पे 75 डिग्री का कोण है। देखो ये रहा एम पे, तो बेटा जी मैं एक और तीसरा कलर ले रही हूँ रेड, ये एम बिंदु है, इस पे बनाना 75 डिग्री का कोण, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो हमारा टी बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे आपने बनाना है 75 डिग्री का। एक बार फिर समझा रही हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। MI रेखाखंड आपने लेना है 3.5 सेंटीमीटर, M पर 75 डिग्री का कोण D से बना देना, ये बन गया 75 डिग्री का। I पर 105 डिग्री का कोण आपने बना देना है। अब आपके पास है IS 6.5, तो आपने फुटे को 6.5 सेंटीमीटर खोलना है, और इस वाले रेखाखंड को आपने आई पर कंपास रखते हुए 6.5 सेंटीमीटर कहीं पर, जहाँ पर भी ये चाप काटे वहाँ काट देना है, और ये एस बिंदु आएगा। और अब एस पर यहाँ पर डी रखकर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, दोनों रेखाओं को बढ़ा देना, ये मिल जाएगा, और ये आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। अब आ जाओ भाई 37वें प्रश्न पर। यदि 40,000 रुपये मूलधन हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, तो एक साल के लिए ब्याज ज्ञात करो और दूसरे साल का मूलधन भी ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है। एक साल का ब्याज, देखो ये तो मूलधन हो गया यानी P, दर यानी R हो गई 8% और टाइम हो गया 1, तो अमाउंट निकलता है प्रिंसिप मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटे 100 की घात में समय। तो भाई प्रिंसिपल कितना है 40,000 ब्रैकेट में 1 जमा 8 बटे 100, टाइम कितना है 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 एकम 25 और 2 27 बटे 25, ये आ गया 40,000 गुणा 27 बटे 25। इसको काट दो, 25 एकम 25 और 15 बचेगा, 25 छिक्का 150, 2 जीरो कट जाएंगी, 1600 को 27 से गुणा कर दो, याद कर लेना, बाकी का अब मैं रब कर रही हूँ। तो मेरे पास आया अमाउंट बराबर है 1600 गुणा 27, 2 जीरो तो पीछे चली गई, 16 को 27 से 16 7 112 है ना, 11 हासिल आ गई, 16 दूनी 32 और 11 43,200 रुपये आपका चक्रवर्ती मिश्रधन आया। इस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा दो तो ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 43,200 घटा 40,000 और 3,200 रुपये आपका एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्लियर है। दूसरे साल का मूलधन ये हो जाएगा जो चक्रवर्ती ब्याज लग के मिश्रधन आया ना 43,200। तो मेरी बात अब ध्यान से सुन लो,
कि 1 साल का ब्याज अभी मैंने निकाला है, कितना आ रहा है 3200, और दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा 43,200 रुपये। तो ये था 37वां प्रश्न। 38वें पे आ जाओ। 25 मीटर कपड़े की कीमत 337.50 रुपये है, तो 810 रुपये में खरीदे गए कपड़े की लंबाई क्या होगी? अनुपात का सवाल है, इसी पेपर में पहले भी आ चुका है। यहाँ लिख दो कपड़ा, यहाँ लिख दो कीमत, कपड़े को x ले लो, कीमत को y ले लो। कपड़ा है 25 मीटर और कितने मीटर कपड़ा आएगा? तो x। 25 मीटर कपड़े की कीमत है 337.50 और ये है 810। ये सीधा अनुपात है, सीधा सरल अनुपात है, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो कपड़ा ज़्यादा आएगा, रेट कम होगा तो कपड़ा कम आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये होता है x1 बटे x2 बराबर है y1 बटे y2। ठीक है, अलग कलर यूज करूं तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो ये हमारा बन जाएगा 25 बटे x बराबर है 337.50 बटे 810। इसको नोट कर लो, इसी को मैं दोबारा लिखूंगी। ये हो गया बेटा, तो कलर चेंज करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। 25 बटे x बराबर है 337.50 बटे 810। एक तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब ऊपर से दशमलव को हटा दो, रबड़ से मिटा रही हूँ मैं, और नीचे मैं उसके नाम की 2 जीरो लगा रही हूँ। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है। अब आपने हल करना है तो x को तो इधर ले जाओ और 8100 को इधर ले आओ। समझ में आ रही बात? तो ये बनेगा 25 गुणा 8100, क्योंकि पहले देखो मेरी बात सुनो, 810 था, 2 जीरो लग गई, 1 जीरो कट गई, और बराबर है x गुणा 3375। अब आपने x का मान निकालना है तो 3375 को यहाँ से उठाकर इसके नीचे ले आओ, और उधर से 3375 को मैं कर देती हूँ इरेज थोड़ा सा बड़ा करके जल्दी से। ठीक है, अपनी नोटबुक में आप साथ साथ करते जाना ना, इसी तरीके से समझ आ जाएगा। अब तो पेपर आने वाले हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने पहले पढ़ नहीं रखा। इसको कट कर दो भाई। आपको अगर डायरेक्ट कट ना करना है तो 5 पे कर लेना, मैं 25 पे कर रही हूँ। 25 एकम 25, 13 में से 5 गए 8, 25 दिए 75, 87 में से आप 75 माइनस करोगे तो 125, 5 125, 135 आएगा। और भाई अब 135 के पहाड़े में या तो 810 चेक करो, 13 6 78, 6 5 30, 6 3 18, हाँ बिल्कुल 6 पे कट रहा है, तो यहाँ 6 पे चला जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि 60 मीटर कपड़ा हम 810 रुपये में ले सकते हैं। 38वां प्रश्न था। अब आ जाओ 39वें पे। 3 PQR घटा 6 P की 2 Q की 2 R की 2 घटा 15 R की 2 का गुणनखंड ज्ञात करो। भाई सभी पदों को अलग अलग लो। देखो मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पहले देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, R और R इसमें भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर करती हूँ ताकि हमें पूरी जगह मिल सके। ध्यान से देखना भाई इस प्रश्न को। बाहर से 3 R कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन आ गया और R भी, तो अंदर तो बच गया केवल PQ, माइनस इसमें से 3 कॉमन लिया तो 6 को 3 से भाग करोगे 2 बचेगा। पेंसिल को और थोड़ा बारीक कर लेते हैं, और ये तो वही मोटी हो गई भाई, देखो ज़रा। और P की 2 ऐसे का ऐसा बचेगा, Q की 2 ऐसे का ऐसा बचेगा और केवल R बचेगा। और 15 को जब 3 से भाग करोगे तो 5 R आ जाएगा। ये हमारी अंदर की टर्म आ जाएगी। तो बेटा इससे आगे अब हम इस मिडिल टर्म को कहीं भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो केवल यही 2 गुणनखंड इस बहुपद के हो जाएंगे। चलो भाई अब आगे आ जाओ 40वें प्रश्न पर। ये क्या कहता है? -2/3 की पावर -2, उसकी भी पावर 3, 1/3 की पावर -4, 3 की पावर -1 गुणा 1/6। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पावर माइनस में हो तो उसको पहले प्लस में बदल लो। तो ये जो टर्म है -2/3 की पावर जो कि -2 है,
इसको उल्टा कर दो तो ये -3/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो हम इसको सीधा यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे कि यहाँ से हम इधर आएंगे और हम लिखेंगे -3/2 की पावर 2 और पूरे की पावर हो जाएगी 3 इंटू ये जो पावर है 1/3 की -4 है, इसको भी उल्टा कर दो तो 3/1 की पावर प्लस का 4 हो जाएगी। 3 की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाओ इंटू 1/6। पावर को ना ओपन करके मल्टीप्लाई करके मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे अब आप एक बार, ये जो माइनस है और इसकी पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा। -3 की पावर 2 करोगे, केवल इसी को खोलना तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और पूरे की पावर 3 आ जाएगी। और ये जो 3 की पावर 4 है इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और अब ये देखो नीचे 3 है तो उस 3 को मैंने यहाँ लिख देना है, नीचे 6 है तो इसको भी मैंने 3 गुणा 2 लिख देना है। 2 3 आपस में ये कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा उस पे ध्यान दो, 9/4 की पावर 3 है, इसको नोट कर लो। और ऊपर 2 बार 3 है और 1 बार 2 है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। 9/4 की पावर 3 गुणा 3 तिया 9/2, ठीक है। 9/4 की पावर 3 गुणा 9/2, तो ये बचा मेरे पास 9/4 की पावर 3 गुणा 9/2। इसको आगे और हल कर लो, 9 गुणा 9 गुणा 9/4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 9/2। अब ये आपस में बिल्कुल भी नहीं कटेंगे तो इनका गुणनफल करके आप उत्तर लिख दो। 9 ने 81, 81 निमा 729 और भाई 729 को गुणा करना पड़ेगा 9 से, तो 9 ने 81 8, 9 दूनी 72 8 80 8, 9 7 63 और 8 71, 101 तो ऊपर आएगा और 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 7101/128। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 41 पर। 3 ही नंबर के प्रश्न हैं ये। इन बिंदुओं को आपने ग्राफ पर दर्शाना है। थोड़ा सा मैं ऐसे करूँगी प्रश्न को नीचे ताकि ग्राफ की जगह बचे। ये आपने लेना है एक्स एक्सिस, ये आपने लेना है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन फुटे या प्रकार से बिल्कुल बराबर दूरी पर निशान लगाना है। एक्स देख लो कहाँ तक है, देखो जो पहले वाले मान होते हैं ना 4 6 7 2, ये एक्स को दर्शा रहे हैं तो एक्स को 7 तक ले जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब आपने उससे करना है फुटे पेंसिल से। और वाई 9 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 1 2 3 4, ये नंबरिंग गलत जा रही है, थोड़ा और नीचे लेते हैं। 1 2 3 4, मैं नोटबुक में करा देती लेकिन अभी मैं बाहर हूँ तो मैं नोटबुक अवेलेबल नहीं है और मेरा जो सिस्टम है लेक्चर बनाने का ट्राइपॉड वगैरह वो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ। पहला बिंदु है 4,9। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, अब मैं पिंक कलर ले रही हूँ। ये 4 को ऐसे लेके जाना है और आपने 9 तक लेके जाना है। तो ये जो डॉट आएगा ये डॉट है बिंदु P 4,9। 6,0 तो x 6 और y 0। तो ये जो डॉट अब मैं लगा रही हूँ ये डॉट हमारा है बिंदु क्या हो। तीसरा है 7,7। 7,7 के लिए मैं ले लेती हूँ रेड कलर। तो ये 7 और ये 7, ये 7 और ये 7 दोनों जहाँ मिलेंगे वो है हमारा पॉइंट R। और है 2,4, तो ये 2 और ये 4, फुटा से आपने ये सारा काम करना है। ये है बिंदु S। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से आपने ऐसे हाईलाइट करना है, मोटा मोटा सारे पॉइंट्स को, 3 और ये 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ 5-5 अंक के 3 प्रश्न रह गए हैं। एक 7 मीटर गहरा और 2.8 मीटर व्यास का कुआं बनाने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी की खुदाई की जाएगी, ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है। कुआं जो है बेटा वो बेलनाकार होता है, देखो नीचे जगह है इसलिए मैं यहाँ बताऊँगी। ये बनेगा कुआं जो कि होगा, 1 मिनट पहले आप स्टेटमेंट देख लो क्योंकि फिर ये बार बार ऊपर नीचे करने में मिट जाता है। कुएं की गहराई 7 है और व्यास 2.8 है। ठीक है, गहराई 7 है
तो ये जो गहराई है उसको अगर आप वैसे लेते हो तो ये ऊंचाई हो जाती है, तो ये h का मान हो जाएगा आपका h, ये है 7 मीटर। और जो व्यास है वो 2.8 है, व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होती है। 2.8 को 2 से भाग करोगे तो 1.4 यानी कि 14/10, और 2 7 14 और 2 5 10 यानी 7/5 मीटर तो आपकी बेलनाकार कुएं की त्रिज्या आएगी और ऊंचाई 7 मीटर। इस बात को समझ लो, व्यास 2.8 है तो त्रिज्या 1.4 को बटे में बदला, दशमलव हटाया तो 7/5। ठीक है, फिर देख लो एक बार, व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या आ गई 1.4, जिसका दशमलव हटाकर 7/5 मीटर तो त्रिज्या आ गई और 7 मीटर उसकी गहराई आ गई। जितने घन मीटर मिट्टी का मतलब हमें उस कुएं का आयतन ज्ञात करना है, तो R है 7/5, H है 7, तो कुएं का जो आयतन होता है बेलन का वो होता है πr²h। पाई का मतलब बेटा 22/7, R² का मतलब R को 2 बार लिखना है, यानी 7/5 गुणा 7/5, और ऊंचाई भी 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बाकी आपने गुणा करनी होगी। ऊपर आ गया 22 गुणा 7 7 49 और सारे के बटे में 25। अब मैं यहाँ गुणा करके उत्तर लिख रही हूँ। 22 को 49 से गुणा करेंगे, 49 को 22 से कर लो, 49 दूनी 98, 9 हासिल आएगी, 49 दूनी 98 और 9 जोड़ोगे तो 107, 1078/25 आएगा। भाग कर लो, 25 चौका 100, 25 दिए 75, 8 में से 5 गए 3, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 43.12 घन मीटर मिट्टी आप कुएं में से निकालोगे। आगे बढ़ूँ, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43। एक जनरल अपने 7500 सिपाहियों को एक वर्गाकार आकृति में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर उसने पाया कि कुछ सिपाही बच गए, कितने सिपाही बचे ज्ञात करो। इसके लिए भाई आपको ना 7500 का पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा और लंबी विभाजन विधि से, क्योंकि वर्गाकार आकृति का मतलब है कि पूर्ण वर्ग में खड़ा करना है, जितनी लाइनें हैं उतने ही सिपाही होंगे। तो हम लंबी विभाजन विधि से 7500 का वर्गमूल देखते हैं। ये मैंने 7500 लिखा, 2 के जोड़े मैंने यहाँ बनाए, और अब आपको मैंने क्या बताया कि जो संख्या यहाँ लिखोगे वही यहाँ लेनी है। तो 8 8 हो जाएगा 64, क्योंकि 9 निम तो 81 हो जाएगा। 5 में से 4 गए 1, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से तारी 2 0, 8 का दुगना कर दो 16। अब यहाँ ना आपने 16 के साथ ऐसी संख्या लेनी है कि उसको उसी से गुणा करो तो 1100 से ज़्यादा आ जाए, कम ना आए। 16 छिक्के 96, 16 7 112, तो 16 के साथ मैं 7 लगाऊंगी और 7 से गुणा करूँगी। 49 4 7 छिक 42 और 46 और 1169। अब मेरी बात को समझो कि जब मैं यहाँ 7 लगाती हूँ और 7 पे जाता है तो मेरा उत्तर 1169 आया, जो कि ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो तरह से आपने इस बात को समझना है कि अगर 1169 सिपाही उसके पास होते, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो वो 87 लाइन बनाता और हर लाइन में 87 ही सिपाहियों को खड़ा करता। लेकिन हम सिपाही बढ़ा तो सकते नहीं है, उसने तो हमसे पूछा है कि कितने सिपाही कम रह गए। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे कि इसको 6 पे चला के देखोगे। ठीक है भाई, अब हम इसको 6 लगाते हैं और 6 से गुणा करते हैं, तो 6 छिक 36, 3 6 छिक 36 और 3 39 और 6 कम 6 और 3 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, 996। तो 86 लाइनों में 86 सिपाही उसने खड़े किए, तो 996 तक तो पूरे हो गए। अब 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गई 0 और 10 में से 9 गए 1, तो 104 सिपाही अभी भी उसके बच जाएंगे। ज़्यादा पे नहीं चलाना, आप कम पे ही देख लेना। ज़्यादा वाला मैंने इसलिए बता दिया है कि बाई चांस पेपर में ऐसा आ जाए कि कितने और लाएं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसलिए मैंने, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, इसलिए मैंने जो ये ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको बता दिया है कि कई बार क्वेश्चन घूमकर, इसमें तो इसने ये पूछा कि कितने सिपाही बचे, अब ये पूछ लेता है कि कितने सिपाही और जोड़ें, तो और जोड़ें तो ज़्यादा पे चलाना था, नहीं तो आपने सीधा सिर्फ क्या निकालना है,
लंबी विभाजन प्रक्रिया से आपने वर्गमूल निकालना है, जो शेषफल आ जाए यानी 104 सिपाही उसके बच गए। अब लास्ट प्रश्न है, ये जिले की विभिन्न शाखाओं बैंकों की शाखाओं की संख्या इस प्रकार है, यानी कि किसी जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 30 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के 17 हैं, पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक के 15 हैं, कैनरा के 10 हैं। इनका एक पाई चार्ट बनाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुल बैंक कितने हैं पहले तो इनको जोड़ लो। 30 और 10 40 और 7 47 और 5 52 और 10 62 और 10 72 बैंक हैं ये कुल। अब इनका पाई चार्ट बनाने के लिए पहले तो आपको इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। आपको इनके लिए इसी टेबल को ना, ये टेबल है ना, इसी को आप खड़ी करके वर्टिकल बना लेना और उसमें एक तीसरा कॉलम और ऐड कर देना, केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण देखो कि ये जो 30 है ना, ये 72 में से है, तो 360 में से कितना होगा? 30/72 गुणा 360, तो 36 एकम 36, ना जाने की 0, 36 दूनी 72, 2 5 10 और 30 5 आ जाएगा 150, 150 डिग्री। नोट कर लेना। अब इसका केंद्रीय कोण बनाओ तो 17/72 गुणा 360, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 5 10, 17 5 85। ठीक है। अब 72 5 360 होता है, मैं आपको बता दूं। 15/72 गुणा 360, 72 5 और 15 5 75 डिग्री, और ये हो जाएगा 10/72 गुणा 360, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। चारों केंद्रीय कोण याद कर लो। मैं क्योंकि मिटाऊंगी, 150 85 75 50, 150। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, 150 85 75 और 50। अब आपने क्या करना है, प्रकार लेना है और उससे आपने एक वृत्त की रचना करनी है। आपने एक वृत्त की रचना करनी है, फिर आपने उसका केंद्र लेना है और कोई भी एक त्रिज्या आपने खींच देनी है। अब उस त्रिज्या के केंद्र पर आपने इस बिंदु पर ध्यान देंगे कि इस बिंदु पर आपने बारी बारी से अपने कोण बनाते हुए चलने हैं, जो कि आपके कितने कितने डिग्री के हैं, 150 का है, 85 का है, 75 का है और 50 का है। डी लेना है और आपने ये 150 डिग्री का कोण बनाना है। ये लगभग आपका 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये ए बिंदु था, ये बी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी SBI को यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिखा रहा है। अगला कोण 85 का है। ये मैंने प्रकार से फुटे से डी से भी करवा रखा है, मेरे चैनल पर ही अवेलेबल है। यहाँ आपने डी रखना है और 85 डिग्री का कोण और बनाना है आपने यहाँ पर। तो ये 85 डिग्री का कोण आप, ये था 150 का, ये आ गया 85 का, जो कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा को दिखाएगा। फिर इसी की तीसरी रेखा पर, इस रेखा पर आपने डी रखना है और 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो जो ये हिस्सा आएगा ये तीसरा बैंक हो जाएगा PNB, और चौथा कोण आपका अपने आप 50 डिग्री बन जाएगा, जो कि आपका कैनरा बैंक हो जाएगा। तो ये आपका पाई चार्ट बन जाएगा। थोड़ी आपको मदद इससे ज़रूर मिलने वाली है, पर ये समझ वही बच्चे सकते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है और देखा है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर आपके लिए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि 9th का सिलेबस स्टार्टिंग से आपने मेरे साथ करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक